माहम से शादी है मेरी। तैमूर ने उसे देखते हुए झूम कर बताया तो वो चौंक कर उसे देखने लगा। कब? कासिम ने हैरानगी से उसकी तरफ देखते हुए सवालिया नजरों से पूछा। माहम से मैंने बात कर ली है, तो चंद एक दिन तक मुझे बताएगी, फिर मैं उसके घर रिश्ता लेकर जाऊंगा। जाहिर है उसकी फैमिली मुझे इनकार नहीं करेगी, फिर हमारी शादी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर कासिम ने लानत वाले अंदाज में हाथ उसकी तरफ किया। क्या यार, तुझे दोस्त की खुशी में खुश होना चाहिए। उसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई खुशी के तासुरात ना देखकर तैमूर ने नाराजगी से कहा, पिछले 1.5 साल से मैं तुम्हारी ये बकवास सुन सुनकर आजिज आ गया हूं। हर दूसरे दिन तुम फिर से नया ख्वाब बुनते हो और मुझे ऐसे बताते हो जैसे बस कल तुम्हारा वलीमा है, और फिर तुम्हारी ये बकवास शुरू हो जाती है। कासिम ने तैश में आते हुए बाकायदा उसे वेट पेपर मारा था। क्या यार, खुश होने दो, और बच्चे की जान लेने का इरादा है तुम्हारा? इतना जोर का तुमने ये बदतमीज मारा है मुझे। अपना कंधा सहलाते उसने जिस तरह कहा तो कासिम को पहले से ज्यादा तप चढ़ा। क्यों ना मारूं मैं तुझे? पिछले 2-1.5 साल से तू उस लड़की के इश्क में पागल हो गया है। तुझे कोई कारोबार का और किसी चीज का होश नहीं। मेरे पास जब भी तू आता है उसके नाम की गर्दान करता रहता है। पहले मैं उस पर रश करता था और अब मैं उसे जेलिस होने लगा हूं। अपने लैपटॉप पर कोई ईमेल खोलते हुए कासिम ने एक नजर उसे देखा तो वो हंस पड़ा। मोहब्बत बड़ी खूबसूरत शय है कासिम, इतनी खूबसूरत कि मैं तुझे बता नहीं सकता। यकीन कर, मोहब्बत के बाद जीने को दिल करता है। तू जानता है, मामा बाबा की वफात के बाद मेरा जीने को बिल्कुल दिल नहीं करता था, लेकिन जब से माहा मेरी जिंदगी में आई है मुझे जीने में मजा आने लगा है। मेरी दुआ है कि तुझे भी मोहब्बत हो जाए। काशिफ मुस्कुराते हुए कह रहा था और वो दिलचस्पी से सुन रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसका नाम नहीं लिया। खुदा को मानो, मुझे तो दूर ही रखो इस मोहब्बत नामी बला से। मैं तुम्हें मौत से बदतर सजा दूंगा माहिम सादिक, तुम खून की आंसू रोगी। कासिम ने रोते हुए नफरत से माहम की तस्वीर देखी। जनाजे का वक्त हो रहा है। अदनान की आवाज पर उसने पलटकर अजियत से देखा। कितनी अजीब बात थी ना कि सोचों में गुम वो भूल चुका था कि उसका दोस्त इस दुनिया से जा चुका था। मैं तुम्हें मौत से बदतर सजा दूंगा माहम सादिक, तुम खून के आंसू रोगी, मौत मांगोगी और तुम्हें मौत नहीं आएगी। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे दोस्त के साथ। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और नजरें सामने उसकी कजन पर थी, जिसके बारे में वो कहता था कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो माहम से इश्क करके उसे आज इस लड़की को बता रहा था जिसका महबूब उस दुनिया से जा चुका था। और वो दिल ही दिल में सोच रहा था, क्या था अगर तैमूर ने माहम की मोहब्बत के बजाय नफीसा की मोहब्बत को कबूल किया होता तो आज हालात कितने मुख्तलिफ होते। मगर उसे हकीकत मालूम नहीं थी। चंद दिन गुजर गए थे। उसके वालिदैन लंदन में रहते थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि तैमूर और कासिम की दोस्ती बहुत पुरानी थी। स्कूल के ज़माने के वो दोस्त थे। फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इकट्ठे पास आउट करने के बाद कारोबार भी इकट्ठे शुरू किया था। माहम शायद अभी तक इस बात से बेखबर थी कि तैमूर का इंतकाल हो चुका है, वरना वो इतना तो जानता था कि इतनी बेहिस हरगिज नहीं थी। इस जैसी 2 नंबर लड़की को क्या लगे कि कोई मर गया है या बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है, बल्कि उसने तो शायद शुक्र अदा किया होगा कि उसकी जान छूट गई। वो 2 दिन से दफ्तर नहीं गया था क्योंकि तैमूर की अचानक मौत ने उस पर गहरा सदमा छोड़ा था। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कितनी ही देर वो अपनी जगह पर बैठा सोचता रहा कि वो किस तरह माहम को अजियत दे और तैमूर का बदला ले ले। और फिर जो ख्याल उसे आया, पहले तो उसने झटक दिया। वो खुद भी मामू की बेटी बरजा को पसंद करता था और ऐसा ख्याल लाना भी गुनाह था। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली। अब मजीद कुछ सोचने को बाकी नहीं रहा। जब कोई आपको अजियत दे तो जवाबन उससे ज्यादा अजियत देने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाना ही पड़ता है, और इस वक्त वो कदम उठाने पर मजबूर हो गया था। अम्मा का नंबर मिलाया। ज़ही नसीब कि आज तुमने फ़ोन कर लिया। मैं तो तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस कर रह गई थी। यकीन करो, आज मैं तुम्हें सुबह से बैठी याद कर रही थी। गलती कर दी जो
तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया। मामा की आवाज की तड़प से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आई मिस यू मामा। उसकी आवाज की नमी ने राहिला बेगम को चौंका कर रख दिया। बेटा ऐसे मत रो, मुझे परेशान मत करो। मैं जानती हूं कि तैमूर के साथ तुम्हारी दोस्ती भाइयों से भी ज्यादा थी। अपने सगे भाई से ज्यादा तुम तैमूर को चाहते थे, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी ही लिखी गई थी, इसलिए इतना परेशान मत हो। यकीनन उसके लिए आगे बेहतरीन होगा। उन्होंने इसे तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि जब कोई अजीज रिश्ता खोया जाता है तो तसल्लियां बिल्कुल भी काम नहीं आती। पाकिस्तान कब आ रही हैं आप? वो जो बात करना चाहता था, बज़ाहिर तो लग रहा था कि बहुत आसान है, लेकिन अब एहसास हो रहा था कि इतनी भी आसान नहीं। बेटा तुम जानते हो तुम्हारी भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसीलिए मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है। कहो तो समन को भेज दूं। उन्होंने अपनी बेटी का नाम लिया। समन को कुछ दिन के लिए भाभी के पास छोड़ दें और आप पाकिस्तान आए। दरअसल मामा मैं अकेले रह रहकर थक गया हूँ। आप जानती हैं कि यहाँ पर अकेले सरवाइव करना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहले तैमूर होता था तो इतना महसूस नहीं होता था। उसने तमहीद बांध ली तो दूसरी तरफ राहिला बेगम को एकदम सुकून सा महसूस हुआ। तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारी शादी कर दें अब हम? राहिला बेगम ने खुशी से पूछा। उसने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। अगर उसकी माँ को मालूम हो जाता कि ये शादी वो क्यों कर रहा था तो वो अंदर ही अंदर टूट कर रह जाती, बल्कि वो उसे ये कदम कभी भी ना उठाने देती। उसने अपनी तमाम अज़ियतों को दिल में रखकर उसने अकेले ही ये जंग लड़ने का फैसला किया। मैं जानता हूं कि आपकी ख्वाहिश क्या थी मामा, लेकिन आप यूं समझें कि मैं यहाँ पर किसी और को पसंद करने लगा हूं, लेकिन बरजा को इस बारे में कुछ ना बताइएगा। दूसरी तरफ गहरी खामोशी छा गई और वो जानता था कि माँ की उम्मीद टूटी होगी, तभी इतनी गहरी खामोशी आई है और माहम से नफरत पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। मैं जानता हूं कि मैंने आपको हर्ट किया है मामा। इतना बड़ा बिजनेस टाइकॉन होने के बावजूद वो हमेशा अपनी पहली तरजीह अपनी माँ को देता था। बाप को तो उसने बचपन में ही खो दिया था, लेकिन माँ ने उनके लिए बहुत सी कुर्बानियां दी थी और वो उनको कबूल भी करता था। इसीलिए उनको बेहतरीन जिंदगी और लाइफस्टाइल देने के लिए उसने अपनी रात की नींदों तक को कुर्बान कर दिया था। बिल्कुल भी नहीं। मुझे वो खुद खुशी है कि तुम शादी के लिए रजामंद हो गए हो। मैं जानना चाहती हूँ कि कितना टाइम दे रहे हो, मैं कब पाकिस्तान वापस आऊं और क्या क्या करना है। अब वो जल्दी में लग रही थी, क्योंकि अच्छी तरह जानती थी कि तैमूर के जाने के बाद वो डिप्रेशन में था। सो उसे डिप्रेशन से निकालने के लिए यही हल उनको बेहतरीन लगा। मैं इस महीने के आखिर में शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके प्लीज पाकिस्तान आ जाएं। और मैं धूमधाम से बिल्कुल नहीं करना चाहता। वो उनको वजह नहीं बता सकता था, लेकिन तैमूर वाला मामला उन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया था कि वो शायद इसी वजह से ज्यादा धूमधाम से शादी नहीं करना चाहता। चंद एक बातें करने के बाद उन्होंने कॉल काट दी। क्या हुआ है, सब ठीक है? आप कुछ अपसेट लग रही हैं मम्मी। रिदा जो कि उनकी बड़ी बहू थी, उन्होंने उनके चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात देखते इस्तफसार किया। सब कुछ ठीक है रिदा, लेकिन काजिम शादी करना चाह रहा है, और वो भी इस महीने के आखिर पर। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने बताया तो रिदा भाभी के तासुरात देखने लायक थे। सच कह रही हैं आप कि वो शादी के लिए कह रहा है? काजिम उनके लिए भाइयों जैसा था, तो उसकी शादी के मुतालिक जानकर उनको हकीकतन खुशी हुई थी। हाँ, उसने मुझसे यही कहा है, लेकिन वो बरजा से शादी नहीं करना चाहता। तुम जानती हो ना कि वो उसे पसंद करता था। उन्होंने अब की बार कुछ परेशानी से कहते हुए गहरी सांस ली। वो बरजा को तब पसंद करता था मम्मी जी, जब उसने दुनिया नहीं देखी थी। अब दुनिया देख ली है तो जाहिर है कोई और पसंद आ गया होगा। और सोच भी नहीं सकती आपकी मुझे कितनी खुशी हो रही है। जल्दी से पाकिस्तान जाएं आप, इससे पहले कि वो मुकर जाए। रेदा भाभी ने खुशी का इजहार किया तो अब की बार मम्मी ने उसकी तरफ देखा। मैं जानती हूं कि खुशी की खबर है, लेकिन तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं
और तुम लोगों के बगैर शादी कैसे करके आ सकती हूँ मैं, और तुम्हें कैसे अकेला छोड़कर जाऊं? उन्होंने इसकी हालत की तरफ इशारा किया जो उम्मीद से थी, और पहली बार बच्चे को खो दिया था तो इसी वजह से दूसरी बार कुछ पेचीदगियां हो रही थी, तो इसीलिए वो हर वक्त रिदा भाभी के साथ रहा करती थी। जबकि समन खुद यूनिवर्सिटी जाती थी तो घर को टाइम देना उसके लिए मुमकिन नहीं था। अभी आप निकाह कर लें, शादी कर लें, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम पाकिस्तान जाकर धूमधाम से उसकी शादी के सारे फंक्शंस कर लेंगे। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि पहले भी कई बार शादी का कह के वो मुकर चुका है, तो इस बार उसे मुकरने का मौका ना दें, जल्दी से चली जाएं, बात वगैरह पक्की कर लें। जब निकाह हो तो अली को और समन को पाकिस्तान भेज दूंगी। उन दिनों में अपनी कज़न को पास बुला लूंगी, फिक्र मत करें आप। रिदा भाभी ने अच्छी खासी तसल्ली दी थी और उसके बाद समन भी यूनिवर्सिटी से आ गई थी। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है, लेकिन एक शर्त पर सुनाऊंगी। रिदा ने शरारती अंदाज में कहते हुए उसे देखा। बता दो यार, मेरे अंदर इस वक्त कोई एनर्जी नहीं कि मैं किसी किस्म का कोई अंदाज़ा लगा सकूं। वैसे मुझे भी अब शिद्दत से एहसास हो रहा है कि तुम्हारी तरह किसी सेटल बंदे से शादी कर लूं और ज़िंदगी आसान हो जाए। ये पढ़ाई बहुत मुश्किल काम है। उसने मुंह बसोर कर स्नेकर्स उतारते हुए इसे देखा। यूनिवर्सिटी में सारा दिन ख्वार होने के बाद अब उसका शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो भी रिदा की तरह किसी सेटल बंदे से शादी करके अपना घर बसा ले। रिदा और उसके दरमियान नंद भाभी वाला रिश्ता नहीं था, बल्कि बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्ती थी। रिदा अरेंज मैरिज करके ही इनके घर आई थी और फिर उसे जानने के बाद उसे अंदाज़ा हो गया कि उसने बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया और फिर जॉब की तरफ नहीं गई थी और शादी कर ली। वो खुद भी कहती थी कि लड़कियों को वक्त से शादी कर लेनी चाहिए। रिदा उसका जुमला सुनकर हंस रही थी। फिर क्या ख्याल है तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारी भी शादी कर दी जाए? वो जो बेजार सी शक्ल बनाकर बैठी थी और बालों में उंगलियां चला रही थी, इस जुमले पर पहले तो कोई तासुर नहीं दिया, लेकिन जब समझ में आया तो बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर से मुंह बसोर लिया। हो ही ना जाए कहीं काजिम भाई की शादी। तरस गई हूं लिटरली कि कौन सी हूर परी उनको पसंद आएगी। मुंह बसोरते हुए हसरत भरे लहजे में कहकर उसने नफी में सर हिलाया। मैं सच कह रही हूं, थोड़ी देर पहले काजिम की कॉल आई थी और वो कह रहा था कि उसने शादी के लिए कोई लड़की पसंद कर ली है। शायद बर्जा में अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही और मम्मी जान को वो पाकिस्तान आने को कह रहा था, क्योंकि वो शायद इस महीने की आखिर में शादी करने में इंटरेस्ट रखता है। मुझे भी तुम्हारी तरह पहले बिल्कुल यकीन नहीं आया था, लेकिन वो वाकई संजीदा है। रिदा की बात पर पहले तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं आया, लेकिन उसके तासुरात बता रहे थे कि वो बिल्कुल सच कह रही थी और वो हैरानगी से इसे देख रही थी। ये मुमकिन नहीं है। मैं काजिम भाई को अच्छी तरह जानती हूँ, वो अपनी पसंद बिल्कुल नहीं बदलते। यकीनन मजाक कर रहे होंगे। मुझे तो यही लग रहा है कि वो मम्मी को मिस कर रहे होंगे, तो इसीलिए उन्होंने कहा हो। नफी में सर हिलाते वो बिल्कुल नाउम्मीद नजर आ रही थी। मम्मी को पाकिस्तान बुलाने के लिए उसे ऐसा बहाना करने की क्या जरूरत है? लेकिन तुम सही कह रही हो, पसंद तो वो इतनी जल्दी नहीं बदलता। शायद मजाक ही किया होगा। रिदा को अपनी सारी खुशी पानी में बहती हुई नजर आई। नहीं भाई, मेरी उससे बात हुई है। वो पाकिस्तान में ही किसी लड़की की बात कर रहा है और वो खतरनाक हद तक संजीदा लग रहा है। कह तो रहा है कि अच्छी लगी है, लेकिन मामला कोई और भी हो सकता है। अली भाई ने वहां पर आते हुए नया शीशा छोड़ दिया और वो उनको सदमे से देख रही थी। क्या मतलब, क्या मामला हो सकता है? उलझते हुए रिदा भाभी ने अपने शौहर की तरफ देखा, जो इस वक्त काफी उलझे हुए लग रहे थे। ये तो मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं कि क्या मामला हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से बात कुछ और है। नफी में सर हिलाते हुए उन्होंने कंधे उचका दिए। कोई और बात नहीं अली, तुम ख्वामख्वाह लड़कियों को परेशान कर रहे हो। तैमूर की डेथ की वजह से वो कुछ चुप चुप सा लग रहा था। वैसे भी वो इतना बोलने का शौकीन तो है नहीं, ऊपर से उसके जिगरी यार की डेथ हो गई है, तो जाहिर सी बात है इतना तो वो परेशान होगा।
اس نے کبھی دوست نہیں بنائے اور پہلا دوست تیمور ہے اور وہ اسے بھی کھو چکا ہے، تو ہم اسے نارمل ہونے کی توقع اتنی جلدی نہیں رکھ سکتے۔ اسی لیے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شادی بھی خاموشی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، کوئی دھوم دھڑکا نہیں چاہتا۔ پہلی ساری باتوں پر تو سمن خاموش رہی، لیکن اسے اس بات پر شدید قسم کا اعتراض ہوا۔ جھٹکے سے تڑپ کر ماں کی طرف دیکھا، گویا اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ممی؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا، ہم دھوم دھام کے ساتھ شادی کریں گے، اور یہ بات آپ ان کو بتا دیں، اس نے حتمی لہجے میں کہہ دیا۔ دیکھو سمن، اس کے بیسٹ فرینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کے لیے دھوم دھام سے شادی کرنا مناسب بات نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے رضامند بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ بجائے اس کے وہ شادی سے سرے سے ہی مکر جائے۔ اسے فی الحال شادی کرنے دو، بعد میں فنکشنز ہوتے رہیں گے۔ مما نے جس انداز سے کہا تو اسے پھر بھی ایک دم تیمور کی ڈیتھ یاد آ گئی۔ پریشان مت ہو یار، کچھ وقت گزرے گا تو وہ نارمل ہو جائے گا، تو ہم سارے فنکشنز کریں گے، تب تک میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ردا بھابھی نے خوشی سے منصوبہ بندی بنائی۔ سنو رزاق، یہ سی وی ہے لڑکے کی، اس کو کال کر لو اور زارا سے کہہ کر انٹرویو کروا لینا، اور زارا سے کہنا مشکل سوال نہ پوچھے اور اس کو ہائر کر لو۔ اگلے چند دنوں بعد اس نے پلاننگ کے مطابق ویکینسی نکلوائی، گو کہ اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، اسی وجہ سے اس کا مینیجر بھی نہیں سمجھ پایا تھا، لیکن باس کے سامنے بولنے کی ہمت اس کے اندر بالکل نہیں تھی۔ اور اب اچانک کسی لڑکی کو ہائر کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب کچھ کسی مقصد کے تحت کیا گیا تھا۔ وہ اپنے باس پر غلط شک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ لڑکیوں سے دور بھاگنے والا انسان تھا۔ اسی لیے اس نے یہی سوچا کہ شاید اس لڑکی کو نوکری کی ضرورت ہوگی، اسی لیے اس نے یہ ساری پلاننگ کی ہوگی۔ اسی روز اس کا انٹرویو ہو گیا، اور انٹرویو کے بعد رزاق اس کے دفتر میں آیا۔ کیا اپڈیٹ ہے؟ گو کہ وہ خود بھی دیکھ چکا تھا کہ مہم انٹرویو دینے آئی ہوئی تھی، اسی لیے اس کے آتے ہی اس نے پوچھا، سر وہ یونیورسٹی گوئنگ لڑکی ہے، اس کا آخری سیمسٹر چل رہا ہے، تو وہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ… رزاق نے ڈرتے ڈرتے اپنا نظریہ اس کے سامنے رکھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی کاظم شاہ نے اسے ٹوک دیا۔ اس کو جتنی ریلیکسیشن دے سکتے ہو دے دو، نو پرابلم، چند دن کے لیے اس کو ہائر کرنا ہے، یوں سمجھو کسی کام کے لیے تیار کرنا ہے۔ رزاق اس کی ہدایات سنتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ ابھی تک الجھا ہوا تھا کہ آخر بات کیا تھی۔ مہم کو ہائر کر لیا گیا تھا، اور وہ تو حیرانگی سے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اگلے دن وہ دفتر میں آئی اور اس کے کیبن میں اس نے کیمرہ لگوا دیا، گو کہ وہ اس کے ہر عمل پر نظر رکھنا چاہتا ہو۔ اس لڑکی کو خدا کا خوف بھی نہیں اور شرم بالکل بھی نہیں، کیسے خوش لگ رہی ہے۔ اتنا عرصہ یہ تیمور سے بات کرتی رہی، کیا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں کہ وہ اس کی وجہ سے خودکشی کر کے دنیا سے جا چکا ہے؟ میرے ہنستے کھیلتے دوست کو موت کے منہ میں پہنچا کر تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تمہیں خوش رہنے دوں گا؟ تمہیں اگر میں نے ترسا کے نہ رکھ دیا تو میرا نام بدل کر رکھ دینا۔ وہ لیپ ٹاپ پر اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی مسکان کو ابھی وہ کچل ڈالے اور اس کے ضمیر کو سکون مل جائے۔ زندگی بہت عجیب ہوتی ہے، جن کاموں کے لیے ہم ساری زندگی سوچتے رہتے ہیں، کبھی کبھی وہ ایک دم طے پا جاتے ہیں۔ راحیلہ بیگم پاکستان آ چکی تھی۔ تم نے اچھا کیا جو شادی کا فیصلہ کر لیا، اسکرین پر تو نظر ہی نہیں آتا، لیکن اب حقیقت میں دیکھا ہے تو تم بہت کمزور ہو گئے ہو۔ جب تمہارا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ حال تو ہونا ہے۔ کاش ردا ٹھیک ہوتی تو میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی تنہا چھوڑ کر وہاں نہ جاتی۔ ممی کو اب ملال ہو رہا تھا، اور وہ ان کو نہیں بتا سکتا تھا کہ دوست کے غم نے اسے چند ہی دنوں میں نہ ڈھال کر دیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک اور فٹ ہوں۔ اس نے ان کے فکر مندی پر مسکراتے ہوئے ان کے گرد اپنے بازو حمائل کیے۔ ماں کی موجودگی نے بہت سے غموں اور زخموں کے درد کو کم کر دیا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کب جانا ہے ان کے گھر؟ وہ جو اپنا غم پل بھر کو ان کی گود میں سر رکھ کر بھولا ہی تھا، مگر ماں نے انجانے میں ہی صحیح
उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। बड़ी मुश्किल से वो अपने तासुरात नॉर्मल रख पाया था। सुबह चली जाइएगा, मुझे कुछ अहम काम है तो मैं नहीं जा सकूंगा। उनको ये मत बताइएगा कि मेरे दफ्तर में काम करती है, बल्कि यही कह दीजिएगा और कोशिश करिएगा रिश्ता फाइनलाइज करके आए, क्योंकि उस लड़की को नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ। यूं समझिए कि उसे पहली नज़र में देख कर लगा कि ये वही लड़की है जो मेरी जीवन साथी बन सकती है। उसकी बात पर उन्होंने बेहद बेयकीनी और हैरानगी से उसकी तरफ देखा। तुम तो हर पहलू पर नजर रखकर फैसला करने वाले इंसान हो। मम्मी की इस बात पर उसने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की कि मां को मुतमईन करना कितना मुश्किल था। बिल्कुल फिक्र मत करें आप मामा, मैंने सोच समझकर फैसला किया है। उनको मुतमईन करने के बाद उसने बातों का रुख बदल दिया। अगले रोज वो रिश्ता लेकर उनके घर गई तो माहम घर पर ही थी, क्योंकि उसे दफ्तर की तरफ से आज छुट्टी दी गई थी और ये जानकर उसे यकीन नहीं आया था कि उसके लिए इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन की मां खुद रिश्ता लेकर आई थी। तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए, उसकी बहन मनाहिल ने खुशी से कहते हुए उसे गले लगाया। मुझे तो ये वैसे ही कोई ख्वाब लग रहा है। उसको खुद भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि दफ्तर में तो वो किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। सो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने पसंद कब किया, जबकि उसकी बहन मनाहिल उसे छेड़ते हुए कह रही थी कि मौसूफ इसलिए नहीं देखते थे कि अगर देख लिया तो दोबारा काम करने को दिल नहीं करेगा, क्योंकि महबूबा जो सामने होगी। घर वालों ने सोचने के लिए एक दिन का वक्त मांगा था, क्योंकि राहिला बेगम ने कहा था कि बच्चे की शादी करके उन्हें दोबारा वापस लंदन जाना है। उसका भाई जो कि उसे 2 साल बड़ा था, वो खुद भी लंदन में ही पढ़ रहा था। उससे जब मशवरा किया गया तो वो भी इस बात के लिए रजामंद हो गया। उसका कहना था कि वो ज़ाती तौर पर इस फैमिली को जानता है और काफ़ी शरीफ और सुलझे हुए लोग हैं, इसीलिए हाँ कर दे। तो उनको हाँ कर दी गई और शादी की तैयारियों के लिए हफ्ता दिया गया था। माहम के घर वालों को जहेज वगैरह देने से सख्ती से मना कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि हमारा घर पहले से ही फर्निश्ड है और हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, बस हमें आपकी बेटी चाहिए और उसके अलावा हमारी कोई डिमांड या ख्वाहिश नहीं है। जबकि माहम को तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है, जरगम खुशी से कहते हुए उसके सामने आन खड़ा हुआ तो समन ने काफी हैरानगी से उसकी तरफ देखा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें खुशी की बात बताना चाहती हूँ, उसने बेखुशी से कहते हुए जरगम के सामने अपने बाजू बांधे। क्या? उसने सवालिया नजरों से समन को देखा। ये कि मेरे भाई यानी काजिम शाह शादी के लिए पाकिस्तान में लड़की पसंद कर चुके हैं। मेरी मामा कल उस लड़की के घर गई थी तो वो लोग उन्हें काफी मुनासिब लगे, सो एक तरह से वहां पर रिश्ता पक्का करके आई हैं, क्योंकि उन लोगों ने एक दिन का वक्त मांगा था और आज हाँ कर दी है। और मैं बहुत खुश हूँ। काजिम को लड़कियां पसंद नहीं आती थी, इसीलिए उसकी शादी पर बच्चों की तरह वो खुश हो रही थी। अरे भाई, ये तो वाकई खुशी की खबर है, मुबारक हो। लेकिन जो बात मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ तुम्हें खुशी से रक्स करने पर मजबूर कर देगी, उसने सस्पेंस क्रिएट करने वाले अंदाज में कहा। और वो इतना यकीन से कह रहा था कि समन ने मुतजस्सिस और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या बात है, जल्दी से बताओ, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? उसने बेताबी से कहा। बात यह है कि तुम्हारे भाई का रिश्ता किसी और के साथ नहीं, बल्कि छोटी और लाडली बहन के साथ तय हुआ है। जरगम ने भी खुशी से उसे इत्तला दी, जबकि वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। क्या तुम सच कह रहे हो? उसका मुंह खुशी से खुले का खुला रह गया। यानी कि उनके रिश्ते में जरा सी भी अगर कोई रुकावट हो सकती थी तो वो खुद ब खुद खत्म हो गई थी। देख लो हमारी मोहब्बत कितनी सच्ची है कि हमारे मिलने के लिए पहले ही रास्ते तय कर दिए गए हैं। जरगम खुशी से कह रहा था और वो भी काफी खुश लग रही थी। तुम पाकिस्तान ये शादी अटेंड करने के लिए जाओगे? सवालिया नजरों से समन ने उसकी तरफ देखा। बिल्कुल यार, जरूर जाऊंगा। और तुम्हारा क्या प्लान है? भाई की दरअसल बड़े करीबी दोस्त की डेथ हो गई है तो वो सादगी के साथ शादी करना चाहते थे। अब देखो,
जैसे वो हमें कहेंगे वैसे ही करेंगे। वो दोनों काफी खुश लग रहे थे। अगले 2 हफ्तों में मुकम्मल शादी की तैयारियां हो गईं और उनकी शादी हो गई। दुल्हन बनी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। कहाँ मैं सोच सोच कर नढाल हो रही थी कि कहीं बाबा फैमिली में ही मेरी शादी ना कर दें, और कहाँ इतने गैर मुतवक्के अंदाज में मेरे लिए रिश्ता आ गया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी भी हो गई। बेशक हम कुछ और सोच कर बैठे होते हैं और किस्मत हमारे लिए पहले से कुछ और प्लान करके बैठी होती है। वो आईने में अपना रुख देखते हुए काफी खुश लग रही थी, क्योंकि पहले भी वो प्यारी थी, लेकिन अब उसकी खूबसूरती का कोई सानी नहीं था। उसके बाद कुछ रस्मों के बाद रुखसती हो गई। घर छोड़ते हुए उसे बिलाशुबा बहुत रोना आया था। उनके घर पहुंचकर उसे सही मायनों में अपनी खुशकिस्मती का यकीन हो गया, क्योंकि कहीं से भी ये महल से कम घर नहीं था। देखो माहम, गो के काजिम भाई मुझसे बड़े हैं, लेकिन मैं तुम्हें भाभी बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम मेरी एज की हो, इसलिए मैं तुम्हारे नाम से पुकारूंगी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? समन ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तो वो भी फौरन नफी में सर हिलाते मुस्कुरा दी। अब इससे भी ज्यादा मजे की बात बताती हूँ कि मेरी आज तक कोई भी लड़की दोस्त नहीं बन पाई थी, क्योंकि हम तीनों बहन भाई ऐसे हैं कि हमें दोस्त बनाना मुश्किल लगता है। भाई का ही एक दोस्त था, उसकी तो डेथ हो गई है, और हम तीनों बहन भाई आपस में बेहतरीन दोस्त हैं। फिर मेरे बड़े भाई अली की शादी हुई तो उनकी बीवी रेदा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और अब मैं तुम्हें भी अपनी दोस्तों की तरह रखना चाहती हूँ। मेरी मम्मी ने तरबियत ही ऐसी की है कि दोस्ती का रिश्ता इंसान की जिंदगी पुरसकून बना देता है। तो बताओ, क्या तुम्हें मेरी दोस्ती कबूल है? समन की आजिज़ी और इस कदर मोहब्बत से कहने पर वो अंदर ही अंदर तक पुरसकून हो चुकी थी कि कम से कम जैसे उसे वहम थे कि पता नहीं सास कैसी हो निकलेगी और नंद क्या करेगी, तो ये सब जानकर उसे हकीकतन बहुत खुशी हो रही थी। ठीक है, आज से बन गया हमारा ट्रियो। उसने रिदा को कॉल की और खुशी भरे अंदाज में कहा, तो दूसरी तरफ रिदा भी खुशी से उसे देखने लगी। बहुत प्यारी है ये, मतलब कासिम भाई ने अगर हमें इंतजार कराया है तो वह वाकई इंतजार किए जाने के काबिल था। वो खुशी से मुस्कुराते हुए कह रही थी, वेलकम टू दिस फैमिली। मेरी भी शादी गैरों में हुई थी, लेकिन यकीन करो अब दुनिया भर में ये मेरे फेवरेट अपने बन गए हैं। और माहम, तुमने यकीनन कोई नेकी की होगी जो इतना अच्छा ससुराल तुम्हें नसीब हुआ है। रिदा भी मुस्कुराते हुए कह रही थी, और थोड़ी देर बातें करने के बाद वो कमरे से चली गई तो खुशी से और शर्माकर वो सर झुका गई। बहुत खुश होगी तुम। काजिम का लहजा उसे बहुत अजीब लगा था, लेकिन उसने कोई रद्द अमल नहीं दिया। तुम जैसी घटिया औरत से मुझे नफरत है, वो गुस्से से चिल्लाया था। कमरा साउंड प्रूफ था, सो इसीलिए कोई परवाह नहीं थी। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी कि पहली ही रात उसका शौहर, जो इस बात का दावेदार था कि वो इसे पसंद करता था, वो उसे किस कदर बेइज्जत कर रहा था। मैं, वो भी बेयकीनी से अपनी तरफ इशारा करते हुए उसे देख रही थी कि काजिम शाह ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा, और उसका तो गोया दिमाग ही घूम गया। दुनिया उसे घूमती हुई महसूस हुई। तुम्हारी वजह से जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई। मेरे दोस्त की जिंदगी तुमने जहन्नुम बना दी थी और आखिरत भी बर्बाद कर दी, और मेरी भी दुनिया को बर्बाद करने के लिए तुम आ गई हो। वो नफरत भरे अंदाज में फिंकार रहा था, और वो समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। उठो, तुम यहां पर नहीं सो सकती। उसे बेड से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, और वो इस कदर बेइज्जती पर जैसे पत्थर की हो गई। खुशकिस्मती वाला बुत पाश पाश होकर बदकिस्मती के टुकड़ों में बिखरा हुआ उस पर हंस रहा था। वो रो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया था। सारी रात उसकी वहां पर सिसकते हुए बसर हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले रोज उसने सोचा वो अपने भाई को बता देगी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि लंदन में मुझे एक लड़की पसंद है? जरखम ने जब बताया तो उसने सर हिलाया। मजे की बात, एक और किस्मत का इत्तेफाक देखो कि वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी नंद समन है। वो जो अपने
درد بھائی کو بتانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی خوشی کی طرف دیکھا تو اس نے خاموشی سادھ لی۔ بیٹا، ہم ولیمہ کر کے جاتے، لیکن تمہیں بتایا ہے کہ ردا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ہم سب پاکستان مل کر آئیں گے اور پھر تمہاری شادی کے سارے فنکشنز کریں گے۔ 3 دن بعد وہ لوگ واپس جا رہے تھے اور اس کا دل حقیقت میں پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ 3 دنوں میں ان لوگوں سے اسے بہت لگاؤ ہو گیا تھا، جبکہ اس کے برعکس اس کا شوہر اس دنیا میں پتہ نہیں کیوں مگر اس سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ بیٹا، تم نے کاظم کا بہت خیال رکھنا ہے، اور کاظم، تم سے بھی کہہ رہی ہوں کہ میری پیاری سی بیٹی بہت خوبصورت اور نازک سی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ویسے ماہم، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا جتنا پتھر دل نظر آتا ہے اتنا ہے نہیں، بہت کیئرنگ اور اچھا ہے۔ انہوں نے محبت سے ان دونوں کو ساتھ لگایا، اور جیسے ہی دونوں کی نظریں ملیں تو فوراً نظروں کا رخ بدل لیا، اور چند لمحوں کے بعد وہ الوداع کہتے ہوئے دونوں وہاں سے چلے گئے۔ گھر آ کر اسے ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ اسے ابھی مارنا شروع کر دے گا یا کیا کرے گا۔ کتنی ہی دیر وہ لاؤنج میں بیٹھی رہی، وہ کمرے میں موجود تھا۔ برزا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ غلط ہوا، لیکن اس 2 نمبر عورت سے شادی کرنا میری بہت بڑی مجبوری تھی۔ تم یقین کرو، وہ وقت دور نہیں جب میں تم سے شادی کروں گا۔ وہ جب کمرے میں آئی تو کسی کو وائس میسج کر رہا تھا۔ میں تمہیں صرف اماں کی وجہ سے اس کمرے میں برداشت کر رہا تھا، اب وہ چلی گئی ہیں تو تمہارے اندر اتنی سیلف ریسپیکٹ اور کامن سینس تو ہونی چاہیے۔ اس کمرے میں آنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ وہ غصے سے دھاڑ رہا تھا اور وہ ڈر کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس انسان نے مجھ سے شادی کیوں کی ہوگی۔ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، تو یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کمرے میں آ کر وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، تبھی وہ اس کے کمرے میں آ گیا۔ جا کر یہ میرے کپڑے دھو اور اس کے بعد لاؤنج کی صفائی کرو۔ اس کے کہنے پر اس نے بے ساختہ گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ ٹھنڈ سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ میری بکواس سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ایسے ہی کھڑی ہوئی تو کاظم نے کپڑے اس کے منہ پر دے مارے۔ اس کے پاس وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں رہا تھا، اسی لیے ڈرتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ پچھلے دنوں شادی کی تھکن کی وجہ سے بھی کچھ اس کا برا حال ہو رہا تھا، اسی وجہ سے وہ بخار محسوس کر رہی تھی، لیکن کپڑے دھونے کے بعد ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ میں باتیں دہرانے کا عادی نہیں ہوں، جلدی سے یہ لاؤنج دھو دو کیونکہ صبح میرے دوست یہاں پر آ رہے ہیں، اس نے تحکم بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اگر وہ یہ کام نہیں کرے گی تو وہ اسے جان سے مار دے گا، تو پتہ نہیں کیوں اس سے اتنا ڈر محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے وہ فوراً اپنی صحت کا خیال کیے بغیر دھونے لگی۔ اس سب کی سیٹنگ میں صبح ہو گئی تھی اور وہ صبح لاؤنج میں سو گئی تھی۔ اپنے اوپر ہونے والے ستم کی وجہ وہ جان نہیں پائی تھی۔ اگلے دن وہ صبح اٹھ گیا اور یہ کہا تھا کہ میرے دوست 12 بجے یہاں پر پہنچ جائیں گے، اور ایک مینیو لسٹ دے دی تھی کہ یہ سارے کھانے تیار ہونے چاہیے۔ گو کہ اس کو کوکنگ آتی تھی لیکن بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں تھی۔ پلیز آپ باہر سے منگوا لیں، مجھے کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے کمزور سی آواز میں کہا تو کاظم نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ تم یوں سمجھو کہ یہاں پر میں تمہیں نوکر بنا کر لایا ہوں اور اب تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ میں تمہارا کوئی بہانہ برداشت نہیں کروں گا۔ کاظم نے اس کی انسلٹ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کوئی ایسی بات تھی جو اسے روک رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا اس پزل باکس کا کوئی اہم حصہ ہے جو کہ مس ہو چکا ہے اور وہ اسی کو ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ کھانا بنا کر لگانے کی ہمت اس میں باقی نہیں تھی، اسی لیے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر پہنچتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کا سارا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ میرے دوست آنے والے ہوں گے اور تمہیں آرام سوچ رہا ہے، غصے سے کہتا ہوا وہ کمرے میں آیا۔ اٹھو اور جلدی سے کھانا لگاؤ، غصے سے وہ کہہ رہا تھا، لیکن وہ نہ ہلی تو اٹھ کر تیزی سے اسے بیڈ سے اتارنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو بخار میں پھینک رہی تھی۔ اذیت سے اسے دیکھا، وہ اسے
छोड़ने लगा था कि वो गिर गई। उठो यार माहम, क्या हुआ, उठो। इससे पहले उसने कभी ऐसी कोई हालत नहीं देखी थी, इसीलिए परेशान हो गया। फौरन उसे लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और उसका खास ख्याल रखने को कहा। उसके बाद वो घर आ गया। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इसे तकलीफ नहीं दे सकूंगा। मेरे अंदर कोई अच्छा इंसान है जो मुझे ये करने से रोक रहा है। उसके बाद काफी दिन गुजर गए थे। उसका रवैया माहम के साथ बदतर होता जा रहा था। वो उसे जितनी तकलीफ देने की कोशिश करता, बाद में उसे उतना ही दुख होता कि वो ये सब क्यों कर रहा है। इन सब में तकरीबन उनकी शादी को 2 से 3 महीने गुजर गए। उस रोज पिछले काफी महीनों के फ्रस्ट्रेशन की वजह से कासिम शाह को शदीद किस्म का बुखार हो गया। गो कि उसने गुस्से से उसे कमरे में आने से मना किया था, लेकिन वो ढिठाई से वहां पर बैठी रही। उसके माथे पर पट्टियां करती रही। सारी रात वो सोई नहीं थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो उसके करीब ही अपने होशरुबा हुस्न के साथ लेटी थी। कितनी देर वो बेयकीनी से उसे देखता रहा, क्योंकि वो कोई हुस्न की मूरत थी। शर्म करो यार, तुम्हारे दोस्त की मोहब्बत थी। ये ख्याल आते ही तिलस्म टूट गया और हकीकत का सामना होते ही उसके अंदर नफरत ने फिर से अंगड़ाई ले ली। मुझे समझ में नहीं आता कि इसने तैमूर को रिजेक्ट क्यों किया था। मुझसे ज्यादा वो हैंडसम था और वेल सेटल था, तो उसको रिजेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर मेरी हर बात जैसे बर्दाश्त कर रही है। इससे तो यही लगता है कि इसने तैमूर को रिजेक्ट नहीं किया होगा। बीच की कहानी कुछ और होगी, क्योंकि मैंने तो इसे इतने महीनों में बहुत नरम दिल पाया है। मेरी जरा सी तकलीफ पर बगैर कोई क्रेडिट लिए तड़प उठती है। वो काफी उलझा हुआ लग रहा था। जरगम की बहुत अच्छी जॉब हो गई थी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। और दूसरी तरफ राहिला बेगम खुद ही एक दिन अली से कहने लगी, जैसे अली, मैं सोच रही थी कि जरगम काफी अच्छा लड़का है। जब से माम की शादी हमारे घर में हुई है, तुम देखो वो हमारा इतना ख्याल रखने लगा है। हम उसे अपनी बेटी के लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि काफी शरीफ फैमिली है। उन्होंने अली की राय मांगी। कर तो सकते हैं मामा, लेकिन हम पहले बात करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। उसने नया एतराज उठाया। उसकी तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि वो समन में दिलचस्पी ले रहा है। वैसे भी वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं। मुझे लगता है दोनों कुछ न कुछ पसंद करते होंगे एक दूसरे को। उन्होंने फिर यही बात समन से की। माँ की बेस्ट फ्रेंड होने का ये फायदा हुआ कि वो चेहरे की लाली नहीं छुपा पाई थी और उनको सब कुछ मालूम हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम जरगम से कहो हम अगले महीने पाकिस्तान जा रहे हैं, वो वहां जाकर रिश्ता भिजवा सकता है। यूं तो वो दोनों काफी खुश लग रहे थे। यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत के उनके साथ किस कदर मेहरबानी करती थी, मगर वो नहीं जानते थे कि उनकी इस मोहब्बत के लिए कीमत कोई और अदा कर रही थी। रिदा के घर बेटा हुआ था जो अब 2 महीने का हो चुका था, सो उन लोगों ने अगले महीने वहां जाने का प्लान बना लिया। काफी वक्त उसके साथ गुजारने के बाद वो जान गया था कि वो बुरी लड़की नहीं थी, मगर वो ये नहीं समझ पाया था कि उसने तैमूर को धोखा क्यों दिया। मुझे तुमसे बात करनी है। वो अपने कमरे में बैठी हुई किताब पढ़ रही थी जब वो आ गया। जी? उसने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कोई था? वो पहले तमहीद बांधना चाहता था। बिल्कुल भी नहीं, नफी में सर हिलाते हुए उसने यकीन से कहा। मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत है। वो अपने लहजे को नरम नहीं रख पाया। मैं नहीं जानती कि आप किस गलत फहमी का शिकार हैं, लेकिन प्लीज जो भी है आप मुझसे वाज़ेह बात कर लें, क्योंकि पिछले 4.5 महीनों से आप मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे हर दिन को, मेरे हर लम्हे को। आपकी वजह से मुझे ये लगने लगा है कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी और किसी दिन हराम मौत को गले लगा लूंगी। जब से भाई ने बताया था कि वो अगले महीना रिश्ता मांगने जा रहे हैं, तब से उसे बहुत तकलीफ भी हो रही थी। वाओ, तुम्हारी वजह से किसी ने सुसाइड कर ली, हराम मौत को गले लगा लिया,
تو تمہیں اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی؟ اپنے بارے میں ذرا سی بات برداشت نہیں کر پاتی؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ مکافاتی عمل ہونے والا ہو۔ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے وہ گویا نفرت سے کہہ رہا تھا، تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میری وجہ سے کس نے خودکشی کی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کھڑے ہو کر پوچھتے ہوئے وہ حیران ہوئی۔ میرے بیسٹ فرینڈ تیمور نے تمہاری وجہ سے خودکشی کی، اور میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اسے کیوں چھوڑا؟ اس کے بعد میں شاید تمہیں معاف کر دوں۔ اس کی بات سن کر وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ کون تیمور؟ میں کسی تیمور کو جانتی ہی نہیں، تو اسے اپناؤں گی یا چھوڑوں گی کیسے؟ وہ کافی الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے جانتی ہو؟ اس نے جب تصویر سامنے کی تو تصویر کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ یہ؟ اس نے تھوک نکلا۔ اب یاد آیا؟ کیا تیمور بھائی نے خودکشی کر لی؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ بھائی؟ اس نے الجھتے ہوئے دیکھا۔ تیمور بھائی میری بیسٹ فرینڈ سے محبت کرتے تھے۔ اس کا نام بھی ماہم تھا۔ ماہم کے گھر والے شادی کے لیے نہیں مان رہے تھے، تو مجبوراً اسے اپنے کزن سے شادی کرنی پڑی، کیونکہ وہ اس کی بہن کا دیور تھا۔ وہ یہ سب سن کر ساکت رہ گیا، لیکن ایک بار اس نے مجھے ایک ریسٹورانٹ میں دکھایا تھا کہ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ تم ہو۔ آپ کو کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اور ماہم اس دن ریسٹورانٹ گئے تھے، تو انہوں نے شاید ماہم پکارا ہو، میں نے بھی دیکھا ہوگا، اس لیے آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ لیکن اس غلط فہمی میں آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ اس کی وجہ سے تیمور بھائی نے خودکشی کی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ یہ سب سن کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ کیوں دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ مجرم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس نے معافی مانگنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ماننے پر رضامند نہیں تھی۔ وہ جو اسے چھوڑ کر جانے والی تھی، کیونکہ ایسی وجہ جان کر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن اسی روز ممی، علی بھائی، ردا بھابھی اور سمن آ گئے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان بات پہلے ہو چکی تھی، اسی لیے اب رسم منائے تھے۔ ماما، میں چاہ رہا ہوں کہ میری شادی کے بھی سارے فنکشن کیے جائیں۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں آئی تو کاظم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اور اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں، انہوں نے خوشی خوشی کہہ دیا۔ سب سے مل کر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ وہ سب بہت اچھے تھے۔ کمرے میں آئی تو غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، کیونکہ اب ان کی موجودگی میں وہ دوسرے کمرے میں نہیں سو سکتی تھی۔ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ وہ جو اسے کافی دنوں سے منانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ بہت خوش تھا۔ میں مجبوری میں آئی ہوں۔ ایک بار سمن اور زرغم بھائی کی شادی ہو جائے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، حتمی لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی، جب قاسم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھو، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، معافی بھی مانگ رہا ہوں، لیکن تمہیں مجھ پر فخر ہونا چاہیے۔ تمہارا شوہر ایسا ہے کہ جو دوست کے لیے اگر یہ کچھ کر سکتا ہے تو سوچو، اگر تمہیں کسی نے ذرا سا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور ہماری قسمت میں ہمارا ملنا یوں ہی لکھا ہوا تھا۔ دیکھو، میں بہت تھک گیا ہوں، معاف کر دو۔ وہ آخر میں اس قدر نرم لہجے میں کہہ رہا تھا کہ وہ پگھل گئی۔ آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا تھا، اسے یاد دلایا۔ میں خود بھی بہت ہرٹ تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑے تو پتہ نہیں کیوں اسے اس وقت اتنا اچھا لگا کہ یہ ہر ٹائم ایٹیٹیوڈ میں رہنے والا کاظم شاہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تو کاظم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اور دونوں ہاتھوں کو کھول کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں بھی تھک گئی ہوں، آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ میں تمہاری ساری تھکن سمیٹ لوں گا۔ وہ اس کے گرد بازو حمائل کر کے حصار تنگ کرتے ہوئے اس کے کان میں زوم آئینی لہجے میں بولا، تو اس نے شرما کر اس کے سینے پر مکہ مارا۔
ظالم، اور کتنا مارو گی؟ وہ تڑپ ہی تو گیا۔ وہ ہنس پڑی۔